Welcome to C Anjali Jain classes. So here we go with our another video in which students were facing difficulties, right? तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिस्क। अब बात यह कि व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिस्क। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑडिट रिस्क होता ही क्या है, तभी हम ये जान पाएंगे कि उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा और क्या इंक्लूड होगा, राइट? तो now let's study the concept of audit risk first, and then we will jump to the actual doubt from many of the students who were facing difficulty in understanding the explanation given by the ICAI. Let's start it with the book and then we will go to our handwritten notes for the clear understanding of the topic. Audit risk क्या है? Audit risk means the risk that the auditor give an inappropriate audit opinion when the financial statements are materially misstated. इसने क्या बोला कि ऑडिट रिस्क क्या है कि एक ऑडिटर जो कि क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहा है वो क्या करेगा, ऑडिट ओपिनियन ही गलत दे देगा। ऑडिट ओपिनियन गलत दे देगा जबकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या थी, एक्चुअल में मटेरियली मिस्टेटेड थी। ये तो बुक की लैंग्वेज है, मैंने तो बस इसको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है। तो अब हम इसको एक बार पढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। बहुत ज्यादा हाई फाई एग्जाम्पल नहीं लूंगी, आई विल बी टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सेल्स एंड रिवेन्यू ओनली सो दैट यू रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट, बिकॉज आई नो कि आपकी आर्टिकलशिप नहीं स्टार्ट हुई होगी। बिकॉज अब क्या रूल है कि जब तक आपके इंटर के एग्जाम्स क्लियर नहीं होंगे तब तक यू कांट स्टार्ट विद योर आर्टिकलशिप। तो इसलिए मैं बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लेके आई हूँ, राइट? सो वी हैव दिस वन, व्हाट इज ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क को मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन एफएसआर मटेरियली मिस्टेटेड। ऑडिटर ने इनअप्रोप्रिएट रॉन्ग ओपिनियन दे दिया ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जबकि वो एक्चुअल में क्या थी, मटेरियली मिस्टेटेड थी। अब इसका मतलब क्या है ये तो बता दो मैम, आप तो बस इंग्लिश पढ़ते जा रहे हो, उसकी हिंदी बता रहे हो। ठीक है, आ जाओ। तो अपने पास क्या है, क्लाइंट के प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है? तो क्लाइंट ने क्या किया हुआ है, रिवेन्यू बुक किया हुआ है 10 CR का। अब 10 CR का उसने बुक कर लिया, ऑडिटर ने भी बोला अच्छा ओके 10 CR है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल्स तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, एक आधे सैंपल बेसिस पे मैं इनवॉइसेस चेक कर लेता हूँ और अपना ऑडिट ओपिनियन दे दूंगा, ठीक है। अब मजे की बात क्या हुई कि जो उसके सैंपल थे ना, जो उसने सैंपल सेलेक्ट किए थे वो रियल सेल्स में से किए थे, तो उसको ये पता ही नहीं चला कि इसमें से 2 CR की जो सेल है ना, 2 CR की सेल वो क्या थी, फेक थी। उसने क्या किया, ऐसे इनवॉइसेस निकाल ले जो कि एक्चुअल थे, रियल सेल्स थी 8 CR की, बट ही वाज अनेबल टू फाइंड आउट कि वो जो 2 CR की फेक सेल्स थी उसके इनवॉइस उसने टेस्ट किए ही नहीं, ठीक है। बेसिकली जो ये 2 CR के फेक सेल्स थे ना वो कैसे पता चलते, 3 मैच से पता चल सकते थे, और प्लस जो इनवॉइसेस थे ना उसको प्रॉपरली अथोराइज अप्रूव किया नहीं गया था। जो स्टाफ मेंबर था ना उसी ने इनवॉइस पे सिग्नेचर कर रखा था बट हायर अप्रूवल लगनी थी। तो उसे क्या पता चलता है ये मेरी फेक सेल हो सकती है, ठीक है। बेसिकली अब उसने सिर्फ इन वाले इनवॉइस के सैंपल को देखा था, तो उसने क्या ओपिनियन बना लिया, ठीक है, कि मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैंने सिर्फ रेवेन्यू का एग्जांपल लिया है, ऐसी गलतियां और जगह भी हो सकती है, ठीक है, परचेज में भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद तुमने रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो रिलेटेड पार्टी में तो हम सैंपल टेस्टिंग करते ही नहीं है, उसको तो पूरा पूरा ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, राइट? तो बहुत ज्यादा हायर लेवल पे नहीं लेके जाऊंगी, हम सिर्फ रिवेन्यू तक सीमित रखते हैं अपने एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब क्योंकि उसने तो ऐसे सैंपल टेस्ट किए थे जिसमें गलतियां थी ही नहीं, तो उसको क्या लगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितना भी आइटम्स रिकॉर्डेड है, जिस अमाउंट पे रिकॉर्डेड है वो क्या है, करेक्ट है। तो उसने क्या किया, सॉरी, तो उसने क्या किया, ऑडिट रिपोर्ट में क्या दे दिया, क्लीन ओपिनियन दे दिया। बट बाद में जाके पता चला कि जो ये 2 CR की सेल्स थी वो क्या थी, फेक थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो क्या हो गई, रोंग हो गई। क्या हो गई, रोंग ओपिनियन हो गया, क्योंकि बाद में जब जाके पता चला कि फेक सेल्स है, विंडो ड्रेसिंग हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रही है। जबकि ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी,
ऐसा लिख दिया उसने, और क्लीन ओपिनियन दे दिया, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया, जो कि गलत था। तो यही क्या है, इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। इसको क्या बोलेंगे हम, इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन इन द लैंग्वेज ऑफ योर बुक। और इन अप्रोप्रिएट कैसे, उसने जो भी ऑडिट टेस्टिंग की थी वो उन चीजों पे कर दी जो कि ऑलरेडी सही थे। बाय चांस उसने वो सैंपल उठाया ही नहीं जिसमें कि गलतियां थी, जिससे कि वो अपना कंक्लूजन निकाल सकता था। तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे उसकी जो ऑडिट टेस्टिंग है वो फेल हो गई, उसने एक गलत ओपिनियन दे दिया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। ये क्या हो गया, मेरा ऑडिट रिस्क हो गया। अब ये जो लाइन है इसमें समझ आया, ऑडिट रिस्क मीन्स द रिस्क दैट ऑडिटर गिव इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। और इनअप्रोप्रिएट कैसे दिया, मैंने तुम्हें रिवेन्यू का फेक सेल का एग्जांपल लेके दिखाया। व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। अब ये फेक सेल है, फेक सेल के चक्कर में मेरे ट्रेड रिसीवेबल भी हिल चुके होंगे। ये एग्जांपल मैं वैसे पहले भी दे चुकी हूँ, बट हमें कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल हिल गए होंगे, इन्वेंट्री हिल चुकी होगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट हिल चुकी होगी, है ना। अब जरूरी थोड़ी है कि जो ये 2 CR की सेल्स है वो सिर्फ कैश की ही हो, क्रेडिट की भी तो हो सकती है। इसलिए TR पे भी, ट्रेड रिसीवेबल पे भी क्या आएगा इम्पैक्ट, कैश सेल्स की वजह से कैश पे भी इम्पैक्ट आएगा, और इन्वेंट्री पे तो आना ही आना है, ठीक है। तो ये क्या था, ऑडिट रिस्क था, दैट ऑडिटर विल गिव इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, ठीक है। नाउ आगे क्या लिखा है, इट मीन्स देन ऑडिटर एक्सप्रेस एन अनमोडिफाइड ओपिनियन। वही लिखा है जो मैंने तुम्हें केस बताया, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिसस्टेटेड। इन सच अ केस नॉट ओनली रेपुटेशन ऑफ ऑडिटर वुड बी डैमेज। ऐसे केस में क्या होगा, सिर्फ ऑडिटर की जो रेपुटेशन है उस पर डैमेज नहीं आएगा, बल्कि रेगुलेटरी कॉन्सिक्वेंसेज भी आएंगे उसके ऊपर फ्रॉम द प्रोफेशनल बॉडी, एंड कुड फेस प्रोबेबल लीगल एक्शंस बाय द इंटेंडेड यूजर्स, राइट। ये क्या लिखा है मेरा, इंटेंडेड यूजर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसे भी हम क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया, ये तो ऑलरेडी हम क्या कर चुके, डिस्कस कर चुके। फिर उसके बाद वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिसस्टेटेड, ये भी हम डिस्कस कर चुके। इन सच केस नॉट ओनली द रेपुटेशन ऑफ ऑडिटर वुड बी डैमेज। अब क्या होगा, क्योंकि तुमने इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दिया, तो आगे जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स है, जो आपके क्लाइंट नहीं बने हैं बट पोटेंशियल क्लाइंट, जिनके साथ आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते होगे, जिनकी की ऑडिट का असाइनमेंट आपको मिल सकता था, वो क्या सोचेंगे, इस ऑडिटर ने तो वैसे भी गलत रिपोर्ट दी है हमसे पहले वाले क्लाइंट की, अब क्या पता हमारी ऑडिट तो ये कैसे ही करेगा। तो वहां पे क्या हुआ, ऑडिटर की रेपुटेशन का लॉस हुआ, राइट। प्लस ऑडिटर की रेपुटेशन का लॉस हुआ, इससे कंपनी मिसलीड हुई, कंपनी को कभी पता ही नहीं चला, बाद में आके पता चला जब इन्वेस्टर्स जो है पैसा लगा चुके थे। अब इन्वेस्टर्स को अब पता चला है कि जो सेल्स थी वो फेक थी, इसकी वजह से उन्हें क्या लगेगा, हमारा तो पैसा डूब गया। अब इन्वेस्टर के पास भी पूरा पूरा राइट है कि दे कैन शू दी ऑडिटर। तो यहाँ पे ऑडिटर के पास क्या आ सकती है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी आ सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, लीगल के साथ साथ उस पर प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंसेज भी आ सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कहाँ से बनते हैं हम, दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से बनते हैं, द ICAI से बनते हैं। तो ICAI भी क्या करेगी, डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी ऑडिटर के खिलाफ, अपने मेंबर के खिलाफ, क्योंकि उसने क्या किया, अपना काम ठीक से नहीं किया, राइट। तो यही चीज मैंने आगे बताई है आपको, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे उसके इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देने के। ऑडिट रिस्क क्या है कि यहाँ पे अब उसको एक तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, ICAI उसका गला पकड़ेगी, ठीक है, ऑडिटर का। जैसे कि यहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, उससे क्या हुआ, रेपुटेशनल लॉस हुआ, कि जो उसके पास पोटेंशियल क्लाइंट आने वाला था वो भी नहीं आएगा, अब ये सोच के कि पिछले क्लाइंट की ऑडिट इसने बेकार किया, हमारी भी बेकार करेगा, हमारी कंपनी को भी लॉस होएगा, तो इससे अच्छा है कि हम इसको रहने देते हैं अपना काम देना। फिर उसके बाद लीगल लायबिलिटी, कि जो इंटेंडेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको जो नुकसान हुआ होगा उसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, ऑडिटर के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। तो इस केस में ऑडिटर को बेसिकली करना क्या चाहिए था, जब उसको पता है कि जो रिवेन्यू है वो इनहेरेंटली क्या होता है, रिस्क एरिया होता है, हाई रिस्क एरिया ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, तो उसको क्या करना चाहिए था, जो सेल्स कट ऑफ टेस्टिंग है वो ज्यादा करनी चाहिए थी, जो
मार्च एंड की सेल्स है ना, उसके ऊपर उसको बहुत एक्सटेंसिव चेकिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि बेसिकली प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब जैसे ही पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग के टाइम पे कि अपना रिवेन्यू जो है टारगेट को मीट नहीं किया है, तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, लास्ट के मंथ में सेल्स को ऊपर नीचे करने की कोशिश करती है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको ये एक्सटेंसिव चेकिंग करनी चाहिए थी। एंड नॉट ओनली दैट, अपना जो केस था वो किस चीज का था, फेक सेल्स का था। तो फेक सेल्स में हो सकता है क्रेडिट सेल्स भी हो, तो मुझे सैंपल बेसिस पे डेटर कंफर्मेशन भी लेनी चाहिए थी कि एक्चुअल में डेटर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर उसके बाद जो इनवॉइस एंड डिस्पैच डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस के साथ साथ मेरे को डिस्पैच डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करना चाहिए था, जिससे कि मुझे मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री के बारे में पता चलता। तो ये क्या था, अपना ऑडिट रिस्क था। अब ऑडिट रिस्क का सिंपल वे में इन शॉर्ट क्या मीनिंग हो गया कि ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर विल गिव इनअप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन दे वर मटेरियली मिसस्टेटेड। इसमें क्या बोला है, कंडीशन देखो। सबसे पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटेरियली मिसस्टेटेड होनी चाहिए, यानी उसमें गलतियां होनी चाहिए, और वो गलतियां ऑडिटर ने नहीं पकड़ी। ना पकड़ने की वजह से उसने क्या दे दिया, क्लियर ओपिनियन दे दिया। तो यही क्या है, मेरा ऑडिट रिस्क है। जो अब बोल रही हूँ ना वो तुम्हारे काम आएगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है, पहली कंडीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड होनी चाहिए, उसमें गलतियां होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन कि ऑडिटर ने उस पर क्या दे दिया, फिर क्लियर ओपिनियन दे दिया। तो ये क्या है, ऑडिट रिस्क है। गलतियां है फिर भी क्लियर ओपिनियन दे दिया, इट विल बी ऑडिट रिस्क। अब हम बात करेंगे कि ऑडिट रिस्क क्या नहीं होगा, वट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी ऑडिट रिस्क। सबसे पहले हम इसको बुक से पढ़ते हैं। हालांकि जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन दी है ना, अब शायद तुम्हें ये नेक्स्ट पैरा समझ आ जाएगा, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। इस पेज से पहले हम क्या करेंगे, बुक के पैरा के अकॉर्डिंग ये वाला पढ़ेंगे, नोट से कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो एक बार बुक की लैंग्वेज पूरी कर लेते हैं। To avoid such unpleasant consequences, the auditor will plan and perform the audit in such a way that audit risk is reduced to an acceptably low level. ऑडिट को इस तरीके से प्लान एंड परफॉर्म करना चाहिए कि जो ऑडिट रिस्क है वो रिड्यूस हो जाए एट एक्सेप्टेबली लो लेवल एज पर एस 200। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि उसको क्या क्या एक्शन लेने चाहिए थे, उसका एक्सटेंसिव सेल्स चेकिंग करनी चाहिए थी, डेटर बैलेंस कंफर्मेशन लेनी चाहिए थी, वेरिफिकेशन ऑफ इनवॉइस करना चाहिए था विद द डिस्पैच नोट्स या डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो यही बोला है। ऐसे 200 states that auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence। जब वो इतनी एक्सटेंसिव चेकिंग करेगा और डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स को भी देखेगा, कंफर्मेशन भी लेगा, तो उसके पास SAAE आ ही जाएंगे to reduce the audit risk to an acceptably low level and thereby enable the auditor to draw reasonable conclusion on which to base the auditor's opinion। जिसके बेसिस पे वो क्या ले सके, अपना ऑडिटर्स का ओपिनियन, अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सके, राइट। तो यही था। उसके बाद बुक में भी यही एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने देखा नहीं था और वही मैंने प्रैक्टिकली समझाया। कंसिडर फॉर एग्जाम्पल दैट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी हैव बीन इंक्रीज, प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया आर्टिफिशियली बाय शोइंग द फेक रिवेन्यू ऑफ साइजेबल अमाउंट। वही बात है, मैंने भी नोट्स में यही बताया था कि रिवेन्यू 10 CR था, जिसमें 2 CR की फेक सेल्स, या फेक सेल्स की वजह से क्या हुआ होगा, मेरा जो प्रॉफिट है वो इन्फ्लेट हो गया होगा, राइट। फेक सेल्स ने मेरे प्रॉफिट को 2 CR से क्या कर दिया होगा, इंक्रीज कर दिया होगा, यही बोला है। इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सच अ केस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिसस्टेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मटीरियली मिसस्टेटेड है। The probability that auditor in such a case express an inappropriate audit opinion is referred to as audit risk। अब ऑडिटर्स जो है उसने क्या कर दिया, इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दिया, फेक सेल्स को भी उसने क्या दे दिया, क्लियर ओपिनियन दे दिया। It is possibility that auditor express an unmodified opinion even when financial statements are materially misstated. Audit risk is a function of risk of material misstatement and detection risk। अब इसका क्या मतलब है, अब तुम यहाँ पे डिफिकल्ट टॉपिक को देखने आए हो तो इतना तो है कि तुमने एक बार तो ऑडिट को पढ़ रखा होगा, बट स्टिल अगर फिर भी डाउट हो तो आई विल हैप्पी टू केटर योर डाउट।
तो ऑडिट रिस्क क्या है, फंक्शन है ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसमें क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक मेरा कंट्रोल रिस्क होता है और एक इनहेरेंट रिस्क होता है। क्या होता है, कंट्रोल रिस्क होता है और इनहेरेंट रिस्क होता है। इनहेरेंट रिस्क का मतलब इवन इफ नो कंट्रोल, मैंने कोई कंट्रोल्स नहीं लगा रखे, मतलब मैनेजमेंट ने कोई कंट्रोल्स नहीं लगा रखे, तो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगी, मटेरियली मिसस्टेटेड। कंट्रोल रिस्क क्या होता है, कंट्रोल्स प्रेजेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, बट स्टिल क्या है उसमें ग्लिचेस है, तो भी कुछ कंट्रोल्स ऐसे हैं जिससे कि मिसस्टेटमेंट को दूर नहीं किया जा सकता। डिटेक्शन रिस्क और जो अपना इनहेरेंट रिस्क होता है और कंट्रोल रिस्क होता है, ये किसके पार्ट पे गलती होती है, मैनेजमेंट के, क्लाइंट के पार्ट पे गलती होती है। फिर उसके बाद है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क प्योरली एंड प्योरली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि यहाँ पे फेक सेल्स थी, अब फेक सेल में उसने सैंपल बाय चांस सारे ऐसे उठा लिए जो रियल सेल्स के थे, तो वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया कि फेक सेल्स भी हो सकती है। अगर बाय चांस उसने सैंपल ऐसी वाली सेल से 2 CR वाली सेल से उठाए होते तो वो डिटेक्ट कर सकता था कि फेक सेल्स है। तो ये क्या है, प्योरली एंड प्योरली ऑडिटर की गलती है, ऑडिटर की ऑडिट अप्रोच में क्या है, फॉल्ट है। तो ये क्या है, डिटेक्शन रिस्क। ये मैंने तुम्हें बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाया है। अगर तुम मुझे ये कहोगे कि हमें CR IR DR में भी दिक्कत है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लेके आ जाऊंगी। प्लीज लेट मी नो दैट इन एडवांस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, ऑडिट रिस्क फंक्शन है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क का। यहाँ पे नाउ यू आर अवेयर, अब तुम्हें पूरा क्लैरिटी आ चुकी होगी कि ऑडिट रिस्क क्या होता है। पहली कंडीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन की ऑडिटर ने क्या दिया होना चाहिए, क्लियर ओपिनियन दिया होना चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहा था, तो भी ऑडिटर ने क्या लिख दिया कि यस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग मी द ट्रू एंड फेयर व्यू। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इससे क्या हो गए, अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, जो कि लीगल भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं और रेपुटेशनल लॉस भी हो सकता है। ठीक है, 3 चीजें हो गई। फिर उसके बाद कंसीडर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें प्रैक्टिकली यहाँ पे समझा दिया, जिसमें मैंने डिटेक्शन रिस्क का भी मसाला लगा दिया थोड़ा सा। फिर उसके बाद इन्फ्लेटेड प्रॉफिट का भी बता दिया कैसे क्या होगा। फिर 3 वे चेक करना चाहिए था, इसमें पॉसिबल सॉल्यूशन क्या था, उसको एक्सटेंसिव चेकिंग करनी चाहिए थी। ठीक है, एंड सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने चाहिए थे। अब बात करते हैं व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी ऑडिट रिस्क। इस पेज से पहले हम क्या करेंगे, सेकंड पेज पे जाएंगे, सो दैट आप इसको क्या कर पाओ, कनेक्ट कर पाओ। नाउ वी हैव ऑडिट रिस्क इज अ टेक्निकल टर्म, जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के प्रोसेस है, प्रोसेस क्या किया था मैंने, सैम्पलिंग अप्रोच लगाई थी। इट डज नॉट रेफर टू द ऑडिटर्स बिजनेस रिस्क। ऑडिट रिस्क अलग है और ऑडिटर्स बिजनेस रिस्क अलग है, यानी कि ऑडिटर के काम धंधे का रिस्क जो है वो अलग है, और ऑडिटर ने ऑडिट की उसका रिस्क क्या है, अलग है। सच एज लॉस फ्रॉम द लिटिगेशन, adverse publicity और other events arising in connection with the audit of the financial statement। इस चीज को हम वन बाय वन एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे, हर एक वर्ड का हम मीनिंग समझने वाले हैं, बिजनेस रिस्क का भी समझने वाले हैं, फ्रॉम लिटिगेशन, एडवर्स पब्लिसिटी एंड अदर इवेंट्स। ठीक है, for the purpose of essay, audit risk does not include the risk that auditor might express an opinion। ऑडिट रिस्क के पर्पस से हम क्या समझते हैं कि क्या इंक्लूड नहीं होगा। ऑडिट रिस्क को याद करते हैं पहले। ऑडिट रिस्क में हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां होनी चाहिए, मटेरियल मिसस्टेटेड होनी चाहिए, और ऑडिटर ने क्या दे रखा हो, क्लियर ओपिनियन दे रखा हो, तो वो क्या हो जाएगा, ऑडिट रिस्क। इसी कंडीशन को उल्टा कर दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड नहीं है, तो भी ऑडिटर ने इनअप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दे, ऑडिट ओपिनियन दे दिया। अब इनअप्रोप्रिएट क्या होगा, क्लियर ओपिनियन देना चाहिए था। क्या देना चाहिए था, क्लियर ओपिनियन, ग्रीन फ्लैग देना चाहिए था, दिस क्लाइंट इज गुड टू गो विद द फाइनेंशियल्स, बट उसने क्या किया, अब की बार
क्लियर ओपिनियन ना देने की जगह उसने अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया। क्या कर दिया? अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया। अब देखो, कंपनी ऑडिटर के साथ अपने आप कर लेगी झड़प, ठीक है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर है, कंपनी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज का। मेन बात है, कंपनी बोलेगी कि मेरा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर था तो तूने कैसे गलत ओपिनियन दे दिया, हम अगली बार से तेरे को काम देंगे ही नहीं। तो ये क्या हो गया? बिजनेस रिस्क हो गया। ऑडिटर का बिजनेस रिस्क हो गया कि उसको वो वाला क्लाइंट दोबारा से नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होते हुए भी क्या कर दिया? गलत ओपिनियन, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया। ट्रू एंड फेयर पिक्चर थी, इन्वेस्टर ने अपने पैसे लगाए थे, इन्वेस्टर के पैसे इंटैक्ट है। क्यों इंटैक्ट है? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ठीक है, ठीक है, जो पहले इन्वेस्टर थे। और मैनेजमेंट ऑडिटर के ऊपर केस फाइल करेगी तो बिजनेस रिस्क हो जाएगा ऑडिटर के लिए, रेपुटेशनल रिस्क हो जाएगा ऑडिटर के लिए। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया तो ये ऑडिटर का बिजनेस रिस्क है कि अब उसको वो क्लाइंट वापस से नहीं मिलेगा ऑडिट करने के लिए। ये क्लाइंट का रिस्क नहीं है, वो ऑडिट का रिस्क नहीं है। इट इज नॉट द रिस्क ऑफ ऑडिट, क्योंकि इन एनी वेज कंपनी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही थी, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि ऑडिटर ने क्लियर ओपिनियन नहीं दिया, उसने अनमोडिफाइड दे दिया, तो अब ये वाली जो सिचुएशन है इसमें जो क्लाइंट है वो ऑडिटर के पास जाएगा ही नहीं दोबारा से ऑडिट कराने के लिए, ठीक है। तो ये था अपना व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी ऑडिट रिस्क, ठीक है। अब ये वाला पैरा तो तुम्हें आ गया समझ। इस वाले पैरा को मैंने क्या रखा था? होल्ड पे रखा था। पहले इस पैरा को दोबारा से समझते हैं विद द एग्जांपल। वही एग्जांपल को मैंने उल्टा किया है। जो रिवेन्यू है मेरा 10 CR है, ठीक है, और अब की बार इसमें कोई फेक सेल्स नहीं है। फेक सेल्स नहीं थी तो भी ऑडिटर ने क्या कर दिया? अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया। अब तुम्हें पता है कि अनमोडिफाइड ओपिनियन भी मेरे 3 तरह के होते हैं, एक क्वालिफाइड होता है, एक एडवर्स होता है और एक डिस्क्लेमर होता है। इन तीनों में से कोई भी एक ओपिनियन दे दिया उसने, जबकि जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही थी, क्लियर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रही थी, तो भी ऑडिटर ने क्या किया? रॉन्ग ओपिनियन दे दिया, ठीक है। इससे क्या होगा? कंपनी पे रेपुटेशनल लॉस आएगा। इन्वेस्टर्स बोलेंगे भाई तुम्हारा तो अनमोडिफाइड ओपिनियन है, हम पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इसमें पैसे नहीं लगाएंगे। यूजर्स क्या हो जाएंगे? मिसलीड हो जाएंगे। इससे क्या होगा? भले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू एंड फेयर थी, स्टिल ऑडिटर ने क्या कर दिया? गलत ओपिनियन दे दिया। तो इससे क्या होगा? उसके पास दोबारा से ये क्लाइंट नहीं जाएगा। इट विल बी दी ऑडिटर्स बिजनेस रिस्क, नॉट दी ऑडिट रिस्क, ठीक है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड होती ना, और वहां पे ऑडिटर ने क्लियर ओपिनियन दिया होता तो वो ऑडिट रिस्क होता। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, भले ही ऑडिटर ने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, तो ये ऑडिट रिस्क नहीं होगा, ये बिजनेस रिस्क होगा। किसका? ऑडिटर्स बिजनेस रिस्क। वहां पे क्लाइंट उसके पास दोबारा से नहीं जाएगा ऑडिट कराने के लिए। तो ये इस पैराग्राफ का मतलब था, ठीक है। अब इस पैराग्राफ पे आते हैं। ऑडिट रिस्क इज अ टेक्निकल टर्म, ठीक है। इसके लिए आई हैव वन एग्जाम्पल, इवन आई हैव टू एग्जाम्पल फॉर यू फॉर दिस पर्पस। हाँ, आई हैव टू। तो बात करते हैं ऑडिट रिस्क व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड। अब क्या हुआ? बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में क्लाइंट ने क्या उठा रखा था? एक लॉन्ग टर्म लोन दिखाया हुआ था, ठीक है। क्लाइंट ने बैलेंस शीट में क्या किया? लॉन्ग टर्म लोन दिखाया हुआ था 8 CR का। अब 8 CR का जो लोन था ना, मैनेजमेंट के पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही नहीं था कि उसने लोन उठाया कब था। कोई एविडेंस ही नहीं थे उसके पास। जैसे ना तो कोई बैंक स्टेटमेंट थी जिससे कि मैं पता लगा पाऊँ कि बैंक ने क्लाइंट को क्या दिया है? पैसा दिया है, ठीक है। ना तो कोई रीपेमेंट स्केड्यूल था मैनेजमेंट के पास, क्लाइंट के पास, ना ही कोई लोन एग्रीमेंट था। तो अब जब उसके पास कोई एविडेंस ही नहीं था तो मैं कैसे उसको बोल दूँ कि ट्रू एंड फेयर व्यू है बैलेंस शीट में? नहीं बोलूँगी ना, मैं अनमोडिफाइड ओपिनियन दूंगी ही दूंगी। और बात ये थी कि उसके बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स थे ना, ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एसेट और लाइबिलिटी साइड में सारी लाइबिलिटी ठीक थी, शेयर होल्डर्स फंड ठीक था। मेन था
कि लॉन्ग टर्म लोन में ही गलती थी। क्यों गलती थी? क्योंकि मैनेजमेंट वाज नॉट एबल टू जस्टिफाई दिस लोन, क्योंकि उसके पास कोई सपोर्ट थे ही नहीं। तो ये सिर्फ एक ही इकलौता आइटम था बैलेंस शीट का जिसमें की दिक्कतें थी। तो वैसे तो बैलेंस शीट ठीक थी, प्रॉफिट एंड लॉस ठीक था, कैश फ्लो में लोन की वजह से ही दिक्कत थी। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाते हैं ना अपना, तो क्या हुआ, ऑडिटर ने यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया। आपको पता होगा ना कि क्वालिफाइड ओपिनियन हम जब देते हैं जब मेरा एक पर्टिकुलर आइटम में दिक्कत होती है, पर्टिकुलर असर्शन में दिक्कत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑडिटर ने ठीक ओपिनियन दिया था, तो भी मैनेजमेंट ने क्या कर दिया, उसके पास उसके ऊपर केस फाइल कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ऑडिट ओपिनियन तो अप्रोप्रिएट दे रखा है, क्या कर रखा है, ऑडिट ओपिनियन जो है वो अप्रोप्रिएट दिया हुआ है, बट मैनेजमेंट ने तो भी क्या किया, ऑडिटर के ऊपर केस फाइल कर दिया। अब ये तो हमें पता है कि केस तो जो है ऑडिटर ही जीतने वाला है, क्योंकि ऑडिटर ने ओपिनियन सही एक्सप्रेस किया है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी ऑडिटर को क्या हो जाएगा, बिजनेस रिस्क है ऑडिटर के लिए। ये क्यों बिजनेस रिस्क है? क्योंकि उसकी रेपुटेशन पे फिर से सवाल आएगा। इस बार उसने काम ठीक किया है, लेकिन मैनेजमेंट अगेंस्ट में है कि क्यों उसने क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया। भाई तुमने सपोर्ट्स नहीं दिए, तुमने एविडेंस नहीं दिए, तो मैं कैसे बोल दूं कि ट्रू एंड फेयर व्यू है? तो ऑडिटर लड़ेगा। बट इस बीच क्या हो जाएगा, जब तक कंक्लूजन नहीं आएगा कोर्ट की तब तक ऑडिटर को क्या होगा, रेपुटेशनल लॉस होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने क्या कर रखा है, लिटिगेशन फाइल कर रखा है, जिससे कि क्या होगा, बिजनेस रिस्क है किसके लिए, ऑडिटर के लिए। उसके पास हो सकता है कि जो ये क्लाइंट था वो तो आने ही नहीं वाला। ठीक है, पोटेंशियल क्लाइंट्स भी नहीं आएंगे दोबारा से ये सोच के कि ऑडिटर ने तो काम ठीक किया ही नहीं। हालांकि इस केस में ऑडिटर ने ठीक ओपिनियन दिया हुआ है। जब तक ये कंक्लूजन नहीं आएगा, जब तक कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आएगा, तब तक क्लाइंट जो पोटेंशियल क्लाइंट है वो ऑडिटर के पास नहीं आएंगे। तो यही क्या है, बिजनेस रिस्क फॉर दी ऑडिटर। इट इज नॉट द ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क कब होगा, जब गलतियां ऑडिटर ने की है। ठीक है, ऑडिट रिस्क कब होगा, जब गलतियां ऑडिटर ने की है। ठीक है, या तो ऑडिट अप्रोच ठीक नहीं थी जिसकी वजह से उसने गलत ओपिनियन दे दिया। इस बार ऑडिट अप्रोच भी ठीक थी, ओपिनियन भी ठीक था, तो भी मैनेजमेंट ने केस फाइल कर दिया। तो इस वजह से उसकी ऑडिटर के लिए क्या है, बिजनेस रिस्क है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिटिगेशन का समझ आ गया। ठीक है, और फिर एडवर्स पब्लिसिटी होगी जिससे कि क्या होगा, उसके पास पोटेंशियल क्लाइंट नहीं आएंगे। देन वी हैव वन मोर थिंग। अब हमने फर्स्ट पैरा में यहाँ पे ऊपर पढ़ा था ना, ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। तो यहाँ पे हम दोबारा से उसका एग्जाम्पल लेते हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, इसको हम कंबाइंड रिस्क भी बोलते हैं। ठीक है, कंबाइंड रिस्क ऑफ ऑडिट। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क। और अगर ये मेरा दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे, डिटेक्शन रिस्क को भी ऐड कर दे, तो क्या बन जाएगा, ये ऑडिट रिस्क बन जाएगा। अब ये तो एक इक्वेशन है मैथ के अल्फा बीटा गामा जैसी, जो कि हमने बस रटी है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क इक्वल टू ऑडिट रिस्क, है ना। बट नहीं, हम थोड़ा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इसको मटेरियल में स्टेटमेंट का एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, कि जो इंटरनल कंट्रोल लगाए थे ना क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, वो क्या थे, वीक थे, वीक इंटरनल कंट्रोल्स थे। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल वीक होते हुए भी ऑडिटर ने पुअर ऑडिट टेस्टिंग की। जहाँ पे उसको 100 सैंपल लेने चाहिए थे, वहां पे उसने 50 सैंपल लेके काम चला दिया और ऑडिट ओपिनियन दे दिया। ठीक है, एक्सटेंसिव ऑडिट करने की जगह उसने क्या किया, कम ऑडिट की, कम ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए एंड उस पे ही उसने क्या दे दिया, ओपिनियन दे दिया। इससे क्या होगा, यहाँ पे हायर चांसेस है कि हम इस स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, मिस कर देंगे, मिस स्टेटमेंट तो हम पकड़ नहीं पाएंगे। ये क्या है, डिटेक्शन रिस्क। यही अगर मेरे जो इंटरनल कंट्रोल्स थे वो बढ़िया होते और तब मैंने ऑडिट टेस्टिंग थोड़ी सी कम की होती, तो भी
इतनी मिसस्टेटमेंट नहीं मिलती। बट यहाँ पे मेरे पास ऑडिट रिस्क ये है कि इंटरनल कंट्रोल पहले से ही वीक है और मैंने ऑडिट भी बहुत कम टेस्टिंग की ऑडिट के दौरान, तो मिसस्टेटमेंट छुटेगी ही छुटेगी, हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये क्या है? ऑडिट रिस्क इज द फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। जहाँ पे मैं बहुत छोटी वीडियोस बनाती हूँ, लाइक ठीक है आधे घंटे की चली जाती है, बट मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाती हूँ। अगर मैं पूरा चैप्टर पढ़ाती ना, तो वहाँ पे तुम्हें इनहेरेंट कंट्रोल के बारे में भी बताती, इनहेरेंट रिस्क के बारे में भी बताती, और कंट्रोल रिस्क के बारे में भी बताती, डिटेक्शन रिस्क के बारे में भी बताती, सब एग्जाम्पल से क्लियर करती। जैसे कि मैंने जो मेन अपना डाउट वाला एरिया था उसको एग्जाम्पल से लेके कराया। ठीक है, तो इस चीज पे मत जाना कि मैम कुछ चीजें तो एक्सप्लेन नहीं कर रही, जो तुमने डिमांड किया है ना मुझसे, मैं वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं तुम्हारी डिमांडेड टॉपिक्स में भी बहुत ज्यादा एलोबरेट करने लग गई और इधर उधर के टॉपिक समझाने लग गई, तो फिर तुम्हारे डाउट का रहा ही क्या? अगर तुम्हें उस डाउट को 15 मिनट में सोल्व करना था और मैं इधर उधर के टॉपिक और घुसा के तुम्हें समझाऊंगी, उसको 1 घंटा 2 घंटे का बना दूंगी, तो फिर वो टाइम कंज्यूम कर जाएगा और तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने तो पूछा ये था, डाउट तो हमारा सोल्व भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे तुम्हारे जो डाउट्स है वो सोल्व हो गए होंगे कि ऑडिट रिस्क क्या होता है और उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता। मेन बात है, अगर ऑडिटर ने गलती की है तो ऑडिटर का बिजनेस रिस्क, तो वो ऑडिट रिस्क होगा। और ऑडिटर ने गलती नहीं की है बट मैनेजमेंट उसे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो ऑडिटर का बिजनेस रिस्क होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये पैरा हमने पूरा देख लिया। देन ऑडिट रिस्क बट इज नॉट इंक्लूडेड हमने देख लिया। अब एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। अब तुम्हें समझ आना चाहिए कि ऑडिट रिस्क में क्या आएगा और क्या नहीं। अब एक एक वर्ड मैंने तुम्हें बाय एग्जाम्पल कराया है। लर्न रट्टाफिकेशन वाला तो कुछ मैंने कराया ही नहीं है। ठीक है, इन एनी वेज आई नो कि पेपर में हमें लिखना है, थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा कीवर्ड्स का, बट रट्टा भी तो तभी मार पाओगे ना जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट? रट्टा मार सकते हो, अभी भी मार सकते हो। मैं तुम्हें बोलूंगी ये 2 लाइन बोलो, 10 बार मेरे पीछे हो जाएगा, बट कब तक? बार बार रोज करना पड़ेगा तुम्हें ये एक्सरसाइज। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगे तो वो लॉन्ग टाइम तक तुम उस चीज को रट्टा भी रिटेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो चुका होगा क्लियर। एंड उसके बाद यहाँ हम इस टेबल को देखते हैं। अब तुम्हें समझ आना चाहिए कि क्यों ये ऑडिट रिस्क होगा या नहीं होगा। Audit risk is the risk that auditor give an inappropriate audit opinion when the financial statement are materially misstated। ये तो अपनी डेफिनेशन ही है ऑडिट रिस्क की, जो कि मैं तुम्हें फर्स्ट पेज में ही समझा चुकी हूँ रिवेन्यू का एग्जाम्पल लेके।